Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So today our topic is measurement of elasticity of demand. ओके कल हमने किया था परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके. और ज्योमेट्रिक मेथड में? No, ma'am. ठीक है, हमने कर लिया था ज्योमेट्रिक मेथड में व्हेन यू जस्ट हैविंग द लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड. स्ट्रेट लाइन जब वहां आपको दे रखी है तब आप कैसे निकालेंगे. आज हम पढ़ेंगे हाउ वी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड इज गिवन इन अ कर्व शेप. यहां हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड. इसे हम पॉइंट मेथड भी कहते हैं. दिस इज द कंडीशन वेयर इज अ डिमांड कर्व. स्ट्रेट लाइन की जगह आपको एक कर्व दे रखा है. व्हेन डिमांड इज इन अ कर्व शेप, जब आपको डिमांड एक कर्व शेप में दी गई है और उसके किसी दो पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए दे रखा है एंड पॉइंट बी दे रखा है, और आपसे कहा गया है मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन पॉइंट ए एंड बी. So in this condition, when demand is not given in a linear straight line, it is given in a curve shape. So you have to use tangents here. स्पर्श रेखाओं का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. I just mentioned the name here, MN. So I just use the tangents here. Now I measure the elasticity of demand. The formula is lower segment of the point and upper segment of the point. Segment of the point. So on the point A, if we find out the elasticity of demand on point A, so it is A के lower segment क्या हो गया? What's the lower segment? A? AN. So the lower segment is AN and upper segment is AM. The lower segment is large in size, बड़ा है ना, और the upper segment is small. So elasticity of demand is more than 1. On the B point, the lower segment is BN and the upper segment is BM. So the lower segment is small rather than the upper segment. So elasticity of demand is less than 1 here. Okay? Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. हो सकता है आपको कभी ऐसा पॉइंट दिया गया हो जो यहाँ पर C पॉइंट मान लीजिए दिया गया है जो एक टेंजेंट से क्रॉस नहीं हो पा रहा. सो यू कैन यूज द सेकेंड टेंजेंट्स ऑल्सो. आप दूसरे टेंजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको हमने N1 M1 नाम दे दिया. तो मैं जब C पॉइंट पे निकालूंगी तो C N1 अपॉन C M1. ठीक है, इस पॉइंट्स पे निकालूंगी तो क्या देख रही हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1. नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दो मेथड्स क्लियर हो गए आपके. एक तो परसेंटेज मेथड और दूसरा पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड. यहां तक कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Now the third one is expenditure method, which is just introduced by the Professor Marshall. This is expenditure method introduced by Professor Marshall. ये प्रोफेसर मार्शल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है. This method is just clear the relation between the expenditure and price of the commodity. ये जो मेथड है वो बताता है कि प्राइस में और एक्सपेंडिचर्स में क्या रिलेशन है. आप भी देखते होंगे कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस आवर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. होता है ना ऐसा कि जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं किसी चीज के तो हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है. सो आवर एक्सपेंडिचर्स इंक्रीजेस. सम टाइम प्राइस डिक्रीजेस और एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस. ऐसा होता है. Yes, ma'am. So this method shows the relation between the price and expenditure. इसको एक एग्जांपल से लेंगे. हाँ Ma'am,
Expenditure depends upon the income also. नहीं, इनकम इज अ कांस्टेंट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड. इनकम तो एक सर्टेन पीरियड पे आपको पता है कांस्टेंट रहती है. प्राइजेस कैन चेंज, ठीक है ना. प्राइस उस ड्यूरेशन में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनकम तो एक टाइम के बाद ही चेंज होगी ना बेटा. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं. हमने लिया मान लीजिए प्राइस, क्वांटिटी, आपका एक्सपेंडिचर, और इस एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिजाइन करेंगे. फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं. यहां पर कंडीशन ले रखी है हमने. कंडीशन फर्स्ट जिसे हम ए कह रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ती है, कंडीशन फर्स्ट सेज इफ द प्राइस इंक्रीजेस एंड योर एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर प्राइस के बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है. एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस योर एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस. यहाँ क्वांटिटी देखेंगे तो हम 8 क्वांटिटी यूज कर रहे हैं और यहाँ 5 क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं. तो इफ द प्राइस इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस. इफ द प्राइस डिक्रीजेस द एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस. So this is the situation where elasticity of demand is more than 1. Now the second situation. The second situation is B, where if the price increases or decreases, the expenditure is constant here. There is no effect on expenditure on the change in price. प्राइस के बदलने का एक्सपेंडिचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस के बढ़ने से भी एक्सपेंडिचर उतना ही है और प्राइस के घटने से भी एक्सपेंडिचर उतना ही है. एक्सपेंडिचर के कांस्टेंट होने के कारण कहेंगे इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1. थर्ड कंडीशन है कि जब प्राइस के बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ने की जगह घट जाए और प्राइस के घटने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. सो दिस इज द थर्ड मेथड विच इज जस्ट प्रेजेंट. कैसे हुआ? देखिए, कीमत के बढ़ने से अगर आपका एक्सपेंडिचर घट जाता है, ठीक है, और कीमत के बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर, कीमत के घटने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. कीमत के बढ़ने से घट रहा है और कीमत के घटने से बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है. अभी आप कहेंगे कैसे, क्योंकि ये सिचुएशन रेयर है. ऐसा बहुत कम होता है कि कीमत के बढ़ने से आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो गए. रियली क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स हमारे बढ़ते हैं. ठीक है, ये स्पेशल कंडीशंस में ही ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है. क्लियर? ठीक है, क्योंकि स्पेशल कंडीशन है तो मूवमेंट क्या होगा, लिटिल बिट होगा. ओके, मैम आपने पहले तो इसका उल्टा करवाया था. किसका? कि जब फोन एक बार आप देखना अपने नोट्स में. ठीक है, चलिए, अब कंफ्यूजन दूर हो गया. आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. मैंने आपको बताया, आपको कंफ्यूजन था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, आपको कंफ्यूजन था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और मेथड्स में. नाउ योर कंफ्यूजन सॉल्व. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? यस सर. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इस चैप्टर में अब? ठीक है, नाउ वी टॉक्स अबाउट द व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड द. कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्टेड करते हैं. विच फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्टेड करते हैं, यानी किन फैक्टर्स के कारण इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी कैसी है. ठीक है, नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब आइदर द कमोडिटी इज नेसेसिटी, कि वो वस्तु आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कंफर्टेबल है, या फिर लग्जीरियस है. यानी नेचर के अकॉर्डिंग आपने जो गुड्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज नेसेसरी, दैट इज कंफर्ट और लग्जीरियस. ठीक है, 3 तरह की गुड्स हैं आपकी, नेसेसिटी, कंफर्टेबल एंड लग्जीरियस.
ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द नेसेसिटीज गुड्स। नेसेसिटीज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? मोर देन। नेसेसिटीज में सॉरी कांस्टेंट होती कांस्टेंट होती है, क्योंकि देखिए इधर जो नेसेसिटीज होती हैं उन्हें हमें हर चीज पर लेना ही पड़ता है, चाहे उनकी प्राइसेस कम हो चाहे ज्यादा। देखिए यहाँ पर पी प्राइस है और क्वांटिटी है क्यू। अगर प्राइस कम हो गई तो भी आप नेसेसिटी गुड्स का उतना इस्तेमाल करें, और प्राइस बढ़ गई तो भी आप उसमें कमी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हो गया, डिमांड कर्व पैरेलल टू द OI एक्सिस, यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट पाया जाता है। क्लियर? ठीक है। सेकंड अपना कंफर्टेबल। कंफर्टेबल क्या होता है, जैसे कूलर हो गया आपका गर्मी में, ठीक है, एसी तो क्या हो गया, लग्जरी हो गया, तो कंफर्टेबल में क्या होगा, लेस इलास्टिक, मोर देन। और लग्जरियस में मोर इलास्टिक। एसी जरा से सस्ते हुए बहुत सारे लोग खरीदने पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नेसेसिटीज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 इन इलास्टिक होती है, कंफर्टेबल में लेस इलास्टिक और लग्जरियस में मोर इलास्टिक। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नाउ द सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यदि किसी गुड्स की सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, मोर होगी, होगी ना? कैसे होगी, अब मैं आपको बताती हूं कि मान लीजिए, ठीक है, बिस्किट्स के ब्रांड है, अगर एक बिस्किट ब्रांड महंगा हो गया तो हम दूसरे की डिमांड कर सकते हैं। टी एंड कॉफी जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट होते हैं तो हम कीमत के घटने और बढ़ने से उस सब्स्टिट्यूट पे जा सकते हैं, लेकिन जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्या करोगे, कितनी भी महंगी हो जाए आपको वो इस्तेमाल में लेनी ही पड़ेगी। समझे? यस मैम। मान लीजिए, हाँ, कॉफी का रॉ मटेरियल पे जो बेस होता है, कितना प्रोडक्शन हुआ नेचुरली, वो दैट इज अदर थिंग, वो अलग। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे है, बट दे आर रिमेन कांस्टेंट। हम यूज करते हैं ना, व्हेन थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, हम एक चीज का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। यस मैम। तो आइदर एनी प्रोडक्ट हैव एनी सब्स्टिट्यूट, अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसकी मोर इलास्टिक होगी। अगर किसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो कितना भी महंगा हो जाए हमें लेना ही पड़ेगा, तो वो इन इलास्टिक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना? थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस। यदि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क से बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ भी बनती हैं, पनीर भी बनता है, ठीक है ना, दही भी बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। अगर मिल्क महंगा हो जाए, ठीक है, तो उसके हर प्रोडक्ट्स में क्या होगा, इफेक्ट आएगा। यानी जिसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं उसकी डिमांड मोर इलास्टिक, जरा सी कीमत बढ़ते बहुत डिमांड पे फर्क आ जाएगा। जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो सिंगल यूज आता है, तो चाहे कितनी भी कीमतें बढ़ जाएं उसकी डिमांड पर इफेक्ट बहुत रेयर केसेस में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि जैसे मैच बॉक्स एंड सॉल्ट, दीज गुड्स हैविंग अ लिटिल बिट शेयर इन आवर एक्सपेंडिचर, ये वो चीजें हैं जिनका शेयर हमारे एक्सपेंडिचर में बहुत कम होता है। सो इफ द प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, there is no effect on your demand, चाहे वो प्राइस बढ़े चाहे घटे। अगर नमक बहुत महंगा हो जाएगा तो ये थोड़ी कहेंगे आज से नमक कम खाइए, ठीक है, वो तो आप जितना यूज करते हो उतना ही करेंगे। अगर सस्ता हो जाएगा तो हम ज्यादा नहीं खाने लगेंगे। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनका एक्सपेंडिचर में शेयर बहुत कम होता है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक पाई जाती है। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यदि आप एक ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करें जिसे आप पोस्टपोन कर सकते हैं, चलो आज नहीं कल ले लेंगे। इफ योर गुड्स और सर्विसेज विल बी पोस्टपोन्ड, अगर आपकी जो हैबिट है या कुछ भी चीज़ है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं,
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर, जब सस्ती होगी आप ज़्यादा खरीद लेंगे. इफ़ योर एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर आप करें जो आप उसे टाल ही नहीं सकते, तो इनइलास्टिक. समझ गए? Yes, है ना, यदि किसी चीज को टाला नहीं जा सकता है तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए क्रॉप फेलियर के कारण या एक्सेस रेनफॉल के कारण वीट बहुत महंगा हो गया, आप क्या सोचेंगे, चलो इस बार नहीं खरीदते, अगले साल खरीद लेंगे. है ऐसा सिस्टम? no ma'am. नहीं कर सकते ना. क्यों? दिस इज द एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड. ये वो हमारा एक्सपेंडिचर जिसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. लेकिन इस साल लग्जरियस गुड्स, But ma'am, हाँ, it is a necessity good ना. डेफिनेटली द नेसेसिटीज गुड्स एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड. मैं यही बात बता रही हूँ. द थिंग्स विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, सो इट इज नेसेसिटी. अगर हम पोस्टपोन नहीं कर सकते तो वो नेसेसिटी है. नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक. एसी वी कैन पोस्टपोन, अभी महंगा है, इस साल चला लो रे गर्मी में, अगले साल देखेंगे. ठीक है, सो इट कैन बी पोस्टपोन्ड. नाउ इट इज क्लियर? Yes ma'am. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर. अब वो बात आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे. इफ आई हैविंग द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, अगर मुझे कॉफी की ही आदत है, चाय कितनी भी सस्ती हो जाए, डजेंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल फॉर सम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और ब्रांड, यदि आप किसी ब्रांड के प्रति भी अडेक्टेड हो जाते हैं, आपको लगता है उसकी आपको आदत हो गई है, सो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो. इनइलास्टिक, वो कितना भी महंगा हो जाए आप उसी का यूज करेंगे, या लेस भी कह सकते हैं, हो सकता है आप अपनी क्वांटिटी कम कर ले, लेकिन लेंगे वही ब्रांड. सो द कंज्यूमर हैबिट ऑल्सो इफेक्टेड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्लियर हो गया? Yes ma'am. नाउ द लास्ट थिंग इज दैट इज टाइम पीरियड. जो लास्ट थिंग है दैट इज टाइम पीरियड. अभी कनिका बात करी थी कि मैम इफ द सप्लाई इज लिमिटेड, वो यहाँ आ गया. ठीक है, इफ द टाइम पीरियड, अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, ठीक है, और जैसे आपसे कहा जाए बुक्स लो, अभी कोर्स चेंज हुआ, इमिडिएट लेकर आओ, बड़ा शॉर्टेज चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो भाव दे रहा है वो लेकर आ गए. उसने कहा 40% नहीं दूंगा मैं आपको रिबेट, मैं तो आपको 10% दूंगा. आपको पता है कि बुक्स पे 40 मिल रहा है या 60 मिल रहा है, लेकिन वो नहीं दे रहा, आपको इमिडिएट चाहिए, क्या करेंगे, खरीद लेंगे. तो उसने क्या किया, उस समय का फायदा उठाया. अगर शॉर्ट पीरियड है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, कितना भी महंगा हो, यू जस्ट परचेज दैट थिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर ना? समझ में आ गया? ठीक है, नाउ इट इज योर चैप्टर इज कंप्लीट. नाउ आई थिंक योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम्स, योर कंफ्यूजन्स आर सॉर्ट आउट. आई थिंक हो गए अब सॉर्ट आउट. कोई दिक्कत? No ma'am. No. ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन जो आपको था, टाइप्स ऑफ डिमांड में था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट में था, या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड में था, वो अब थोड़ी है आपको क्लियर हो गया. Yes ma'am. Okay, so it's your chapter clear now and completed also. So today I will send you the MCQs of this chapter. Okay? Yes ma'am. Okay, have a nice day, beta. Thank you. Thank you. Thank you.